नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कृषि भूगोल के बारे में, और ये पूरा आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही सेम 6 यूनिट में आपका आएगा कृषि भूगोल। तो आज हम पूरे के पूरे कृषि से संबंधित जो भी आपके टॉपिक हैं, ट्यूनेन का कृषि के मॉडल हो, या फिर कृषि फसलों की बात की जाए, या विश्व की कृषि पद्धतियों की बात की जाए, या इसमें कई लोगों के नाम आते हैं जिनके कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं, तो वो सारे का सारा आपका इस क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तो कृषि प्रदेशों के विभाजन में निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जीवन प्रदेश एवं मृत्यु प्रदेश शब्द का प्रयोग किया। तो जीवन प्रदेश और मृत्यु प्रदेश का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था वो मिलता है हमें जोनासन। तो जोनासन के द्वारा सबसे पहले जीवन प्रदेश और मृत्यु प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या आता है, किस विद्वान ने कहा कि कृषि भूगोल कृषि विज्ञान एवं भूगोल दोनों है, यानी कि कृषि भूगोल कृषि विज्ञान भी है और कृषि का भूगोल भी है। तो ये बर्नहार्ट का कोटेशन है। तो ये केवल आपको नाम याद रखने होते हैं कि कौन सा कोटेशन किसके द्वारा दिया गया, बाकी इनकी डिटेल स्टडी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस विद्वान ने कृषि भूगोल के स्थान पर एग्रेरियन भूगोल शब्द का यूज किया था। यानी कि एक एग्रीकल्चर से लिया गया शब्द है एग्रेरियन, तो इसको यूज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या मिलता है, फॉचर के द्वारा। तो फॉचर के द्वारा सबसे पहले एग्रीगेरियन शब्द का यूज किया गया था। अगला है 1971 में प्रकाशित पुस्तक एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। तो ये जेडी कॉपेट की बुक है, तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। ऐसे और भी बहुत सारी जेटी कॉपेट की बुक है, और किसी की भी पूछ सकता है। तो आप पूरी बुक्स की और कोटेशंस की एक लिस्ट बना ले जिससे आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। कॉम्पेज का विस्तार किसने दिया था। तो कॉम्पेज का विस्तार जो विचार देने वाले हैं वो विटलेसी के द्वारा कॉम्पेज शब्द का विचार दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है भूमध्य सागरी कृषि किसके लिए जानी जाती है। तो भूमध्य सागरी प्रदेश किसके लिए जाना जाता है, खट्टे फलों का या रसदार फलों की अगर हम बात करेंगे तो इसको खट्टे फल कह सकते हैं, आप रसदार फल कह सकते हैं। तो ये रसदार फलों के लिए फेमस है। और ये जो जलवायु है भूमध्य सागरी जलवायु, जब हम भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करते हैं तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु विश्व के पश्चिमी तटों पर ज्यादा पाई जाती है, और ये भूमध्य सागर के चारों तरफ पाई जाती है। तो भूमध्य सागर के चारों तरफ, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भूमध्य सागर है, तो इस भूमध्य सागर की मेडिटेरियन सी की जो उत्तरी सीमा है, तो इसके नॉर्थ में जो है वो यूरोप है, यानी कि यूरोप के साउथ में आपको मेडिटेरेनियन सी मिलेगा। इधर आपको अफ्रीका मिलेगा, अफ्रीका के नॉर्थ वाले बेल्ट में आपको मेडिटेरेनियन सी। इस साइड आपको मिलेगा एशिया, यानी कि एशिया के ईस्ट में आपको मेडिटेरेनियन सी। तो ये पूरे के पूरे देश जो यहाँ से टच करते हैं, इन सारे देशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा पश्चिमी तटों की बात करेंगे, जैसे नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट यानी कि कैलिफोर्निया में, तो कैलिफोर्निया में इस तरीके की जलवायु मिल जाएगी। दूसरा अगर हम जाएं साउथ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट यानी कि जो चिली देश है वहां पर आपको इस तरीके की जलवायु मिल जाएगी। तीसरा अगर ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया के भी पश्चिमी तट जो पर्थ वाला बेल्ट है, तो उसके आसपास में आपको ये क्या है, भूमध्य सागरी। तो ये यहाँ तो भूमध्य सागर के तटों से लगे हुए देशों को याद रख सकते हैं, या विश्व के आप पश्चिमी तटों को याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया। अफ्रीका के भी दक्षिण पश्चिम में इस तरीके की जलवायु आपको देखने को मिल जाती है। अगला है, कौन सा देश विश्व में डेयरी फार्मिंग का केंद्र नहीं है। तो डेयरी फार्मिंग मतलब वो ऐसा क्षेत्र जहां एग्रीकल्चर लैंड भी होगा, और एग्रीकल्चर के साथ ही क्या किया जाता है, डेयरी फार्मिंग किया जाता है। तो इसमें अगर आप जापान देखेंगे, तो जापान देश की जब बात की जाती है तो जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे का पूरा टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, यानी कि तकनीक आधारित इसकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था मिलती है। तो जापान इसमें नहीं आएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जैसे यहाँ पर कुछ देश दिए और एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये आप जो प्रिमेटिव एग्रीकल्चर पढ़ते हैं जिसको निर्वाह खेती बोलते हैं, तो प्रिमेटिव एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि जब निर्वहन उद्देश्य से
केवल अगर निर्वहन उद्देश्य से कृषि की जाए तो उसको हम प्रिमिटिव यानी कि आदिम कृषि कहते हैं। और इसी आदिम कृषि के अंदर एक स्लैश एंड बर्न टर्म यूज किया जाता है। स्लैश एंड बर्न का मतलब जलाओ और आगे बढ़ो, ठीक है ना, आगे बढ़ो। तो ये इस तरीके की जो कृषि है, स्लैश एंड बर्न, रुको, जलाओ और आगे बढ़ो की जो नीति है, तो ये इसी आदिम प्रजाति का या आदिम जो समुदाय था, जो जनजाति क्षेत्र थे, उनके द्वारा प्रयोग किया जाता था। तो वनों का कटाव करके उनको जलाया जाता था, फिर वहां पर 1-2 साल खेती की जाती थी नेचुरल तरीके से। फिर जब सॉइल की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती, फिर दूसरी जगह पर कृषि की जाती है। तो ऐसी कृषि को ही हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि का नाम दिया जाता है। तो ऐसी कृषि को बोल देते हैं स्थानांतरित कृषि, यानी कि एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो इंडोनेशिया के अंदर इसको क्या बोला जाता है, तो मलेशिया, इंडोनेशिया में इसको लदांग के नाम से जाना जाता है। और वर्ल्ड में अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। भारत में भी इसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा कहा जाता है, ब्राजील के अंदर इसको रोको कहा जाता है या रोका। अब वियतनाम की अगर हम बात करेंगे तो वियतनाम में इसको रे के नाम से जाना जाता है। और कुनुको जो मिलता है ये आपका वेनेजुएला के अंतर्गत मिलता है। तो वेनेजुएला में इसको क्या बोला जाता है, कुनुको के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपका दोनों तरफ से ही मैच नहीं कर रहा, यानी कि वियतनाम का जो स्थानांतरण है वो भी गलत दिया और स्थानांतरण का जो देश है वो भी गलत दिया हुआ है। तो दोनों जगह मिसमैच है। तो वेनेजुएला में इसको कुनुको बोलते हैं, वियतनाम में रो, ब्राजील में रोका, यहाँ मिल्पा और यहाँ पर लदांग के नाम से जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित गलत जोड़ों में एक और दिया हुआ है आपका स्थानांतरित कृषि का उदाहरण। जैसे लदांग हम पढ़ चुके हैं कि लदांग इंडोनेशिया में कहा जाता है, झूमिंग भारत में, खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में यहाँ झूमिंग बोला जाता है। मिल्पा भी हम देख चुके थे कि मेक्सिको में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि वेनेजुएला के अंदर अगर हम जाएंगे तो वेनेजुएला के अंदर इसको रुको के नाम से जाना जाता है, रुको के, सॉरी, कुनुको के नाम से, रुको नहीं, रुको तो ब्राजील में, कुनुको के नाम से जाना जाता है। और जो तामराई शब्द है ये आपका कहाँ यूज किया जाता है, ये थाईलैंड के अंदर यूज किया जाता है। तो थाईलैंड में इस प्रकार की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है, तामराई के नाम से जाना जाता है। अगला है मिश्रित कृषि से संबंधित बिंदुओं का दिए गए कूट पर सही उत्तर का चयन किए। मिश्रित कृषि का पहले मतलब क्या होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। मिश्रित कृषि का यहाँ पर मीन्स है कि ऐसी कृषि जहां पर कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। कृषि मुख्य व्यवसाय है और उसके साथ साथ पशुपालन भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित कृषि बोलते हैं। तो विश्व के अधिकांश विकसित देशों में ये किया जाता है। दूसरा है कृषि भूमि का आकार मध्यम होता है, ये भी सही है। चारा फसल के साथ साथ गेहूं फसल वगैरह भी की जाती है, ये भी सही है। कृषि मशीनरी पर कम पूंजी निवेश होता है, ये स्टेटमेंट सही है, गलत है। तो ये 3 स्टेटमेंट सही है। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो ए बी सी आएगा। तो ए बी सी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्यिक डेयरी फार्म के प्रमुख क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसमें अगर हम जाएंगे तो वाणिज्यिक डेयरी फार्म में उत्तर पश्चिमी यूरोप, कनाडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। तो इंडोनेशिया वगैरह नहीं मिलेंगे। इंडोनेशिया वगैरह जो है आपका वाणिज्यिक डेयरी फार्मों के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, चावल विहीन निर्वहन कृषि यानी कि ऐसी कृषि की पद्धति जहां पर मुख्य खाद्यान्न फसलों में चावल को टारगेट नहीं किया जाता है। तो आप अगर देखेंगे तो इरावदी का डेल्टा जो आपको कहां पर मिलेगा, म्यांमार के अंदर मिलेगा, चावल का राइस बाउल कहा जाता है। थाईलैंड के अंदर टोंकिंग डेल्टा भी आपका राइस के लिए फेमस है।
दक्षिण पूर्व चीन के अंदर आपको इसकी जो प्रमुख नदियां हैं यांगसी क्यांग सीक्यांग वगैरह, वो सब दक्षिण पूर्व चाइना में ही मिलती हैं। तो ये तीनों क्षेत्र आपके कृषि के लिए फेमस है, यानी कि चावल उत्पादन के लिए फेमस है। चाइना का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर नदियों का क्षेत्र हमें ज्यादा नहीं मिलता। तो चाइना के अंदर दक्षिणी भाग में एग्रीकल्चरल ज्यादा डेवलपमेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कुछ कृषि पद्धतियां दी हुई है, उनका प्रमुख क्षेत्र दिया हुआ है, जैसे इसको ढूंढना है। देखो ऐसे क्वेश्चनों को ढूंढना है तो आप सबसे पहले भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करें। अब भूमध्य सागरीय को ढूंढने के लिए दो ऑप्शन है, एक तो आप ये कह सकते हैं कि ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है, या फिर आप इसको भूमध्य सागर से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये भूमध्य सागर से लगे हुए देशों में पाई जाती है। तो भूमध्य सागर की उत्तर में यूरोप, दक्षिण में अफ्रीका और पूर्व में क्या है, एशिया महाद्वीप स्थित है। तो देखेंगे जरा, तो उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया तो टच करेगा नहीं इसको, अमेरिका, मध्यवर्ती अफ्रीका, दक्षिण पूर्व अफ्रीका, मध्यवर्ती अफ्रीका टच नहीं करेगा, ये उत्तरी अफ्रीका ये भी नहीं करेगा। तो देखो यूरोप का दक्षिण, जैसे यहाँ पर आप मेडिटेरेनियन सी बना लो, तो ये यूरोप हो गया, तो यूरोप का दक्षिण भाग टच कर रहा है, एशिया का पश्चिम, और यहां पर आपका अफ्रीका का नॉर्थ। हमने ये क्वेश्चन पहले भी आपको कराया था, इसका देखो जरा, ये तो एशिया का, ये एक तो पश्चिम कर लेना इसको, एशिया का पश्चिम है। तो ये पूरे का पूरा आपका भूमध्य सागर वाला कॉन्सेप्ट हमने पहले भी आपको करवाया था। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, यानी कि डी जो आंसर है उसका थर्ड आंसर हमारा होना चाहिए। तो डी का थर्ड मान लो, यहाँ पर डी का सेकंड, फर्स्ट, और यहां दिया हुआ है डी का थर्ड ऑप्शन। तो डी का थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा आंसर तो यहां से निकल ही आया है। तो ए आंसर हम, सॉरी सी आंसर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, एक ऑप्शन आपको पूरा सॉल्व करा देता है। बाकी अगर स्थानांतरित कृषि की बात करें तो ये आपका मिल जाएगी अमेरिका या दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया वाले भागों में मिल जाएगी। तो ये आप इसका आंसर सेकंड कर सकते हैं। तो सी का आप देखेंगे टू भी यहाँ पर मैच कर रहा है। चलवासी कृषि की बात करेंगे तो ये आपका उत्तरी अफ्रीका वगैरह में चला जाएगा, और ये आपका फर्स्ट में चला जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है सारे के सारे मैच कर जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या लगा देंगे हम, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बेटा देखें जरा, चलवासी पशुपालन पुरानी दुनिया के लोगों तक ही सीमित है। चलवासी पशुपालन शीतोष्ण घास के मैदानों में होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है कि चलवासी जो पशुपालन एक तरीके से जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, उसी प्रकार का एक शिफ्टिंग पशुपालन का कॉन्सेप्ट भी आता है, जहां पर पशुओं को परमानेंट एक स्थान पर ना रखकर उनको समय टू समय जो ग्रासलैंड है वहां पर चराने के लिए ले जाया जाता है। तो ये वर्तमान में भी यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये पुरातन काल में या प्राचीन काल में यूज होता है, वर्तमान में भी इस प्रकार की कृषि यूज होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ ठीक नहीं है, तो ए स्टेटमेंट आपका गलत है, और जबकि आर स्टेटमेंट यहाँ पर बेटा क्या आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मोवाश ओवडिस प्रदेश क्या है। तो मोवाश ओवडिस प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो ये एक प्रकार की सहकारी कृषि होती है। ये क्या होता है, एक प्रकार की सहकारी कृषि होती है, यानी कि राज्य के स्वामित्व वाली कृषि होती है। तो राज्य स्वामित्व की कृषि होती है, और इस तरीके की कृषि का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको इजराइल के अंदर देखने को मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ मिलता है, हमें इजराइल में देखने को मिलता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विश्व के शराब वाइन उद्योग के हृदय के रूप में जानी जाती है। तो शराब वाइन उद्योग की अगर हम बात करेंगे तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि शराब वाइन जो उद्योग है ये वहां पर ज्यादा होता है जहां पर रसदार या खट्टे फल ज्यादा होते हैं। तो जहां पर रसदार फल या खट्टे फल ज्यादा होते हैं वहां पर होता है, और रसदार खट्टे फल जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु में देखने को मिलते हैं। तो भूमध्य सागरीय जलवायु के अंदर आपको सिट्रस या खट्टे फ्रूट देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। तो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेशों के अंदर आपको खट्टे फल देखने को मिलते हैं। अगला है, किसकी खेती में बागान कृषि के रूप में नहीं की जाती। तो जब बागानी कृषि का मतलब है जहां पर प्लांटेशन किया जाता है, यानी कि पेड़ लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कॉफी का भी प्लांटेशन होता है, रबड़ का भी प्लांटेशन होता है, चाय का भी, लेकिन पटुआ या जूट का प्लांटेशन नहीं होता है।
और ये जूट भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में हुगली क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो पश्चिम बंगाल के हुगली क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमें जूट की कृषि देखने को मिलती है। स्विट्जरलैंड या स्वीडन कृषि का प्रयोग, स्वीडन कृषि का संबंध किससे है? तो ये भी एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि का ही पार्ट है। तो स्वीडन कृषि का संबंध किससे है? ये भी आपकी स्थानांतरित कृषि का ही पार्ट है। तो स्वीडन कृषि, जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, एक प्रकार की कृषि पद्धति जिसमें जंगलों की कटाई करके उसको जलाया जाता है, फिर वहां से अनाज बोई जाती है। जब भूमि की उपजाऊता कम हो जाती है तो स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, इसलिए ऐसी कृषि को हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हम पढ़ी जाती है। कॉस्ट्रोविकी द्वारा दिए गए कृषि प्रमुख प्रकारों के सांकेतिक चिन्ह के वर्गीकरण में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इन्होंने अपने कुछ जो वर्गीकरण दिए थे, उन्होंने एक तो एस का कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें सामाजिक कृषि आता है, ये सही है। एक ई का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें परंपरागत आती है, और एक टी आता है जिसके अंतर्गत संक्रमण आती है। एच शब्द इन्होंने अपने किसी भी क्लासिफिकेशन में यूज नहीं किया गया। विशिष्ट पशुपालन के लिए या तो ए शब्द यूज किया गया था या फिर एल का इन्होंने प्रयोग किया था। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। तो इन्होंने ई, टी, एम, एस और ए, एल का यूज किया था। एच इनके पूरे फंक्शन में, पूरे इनके क्लासिफिकेशन में एच को यूज नहीं किया जाता। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो एच वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, लंबी अवधि तक बिना हानि के फसल उत्पादन की क्षमता के आधार पर मिट्टी के ह्रास को निम्नलिखित में से किससे संदर्भित किया जाता है? यानी कि लंबी अवधि तक बिना हानि फसल उत्पादन की क्षमता के आधार पर मिट्टी के ह्रास को, कि बिना मिट्टी का लंबी अवधि तक बिना हानि के फसल उत्पादन की क्षमता के आधार पर मिट्टी के ह्रास, यहाँ पर यानी कि मिट्टी का ह्रास क्या हो, बहुत कम होता हो, और फसल उत्पादन होता हो, तो यानी कि उसमें लैंड कैपेसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, उसकी भूमि दक्षता को ये दिखाती है। अगला क्वेश्चन का, वॉन थ्यूनेन का आर्थिक लगान पर आधारित द्वितीयक मॉडल फसल सिद्धांत में किसको शामिल नहीं किया गया है? तो इनका जो इन्होंने मार्केट प्राइस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और टोटल लैंड एरिया को शामिल नहीं किया था। तो इनका जो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम विक्रय कितना करते हैं, हमारा सेल क्या है, उसमें हमारी कृषि की लागत क्या, और उसमें हमारी परिवहन की लागत क्या। तो इन्होंने भूमि लैंड को वहां पर टारगेट नहीं किया। इसका आगे जाकर फॉर्मूला भी आपको बताएंगे। वॉन थ्यूनेन के सिद्धांत के अनुसार एक किसान का लाभ निम्नलिखित में से किन चरों पर निर्भर करता है? तो विक्रय मूल्य इसमें आएगा, उत्पादन की लागत, परिवहन की लागत। तो ना तो इन्होंने लैंड को शामिल किया था, ना ही इन्होंने लेबर को शामिल किया था। तो यानी कि इसमें जो आंसर आएगा वो आपका ए, बी और सी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। तो सही आंसर क्या लगाएंगे हम इसमें? सी लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का इनका फॉर्मूला आता है। तो पी का मतलब होता है यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, वी का मतलब यहाँ पर विक्रय मूल्य, ई का मतलब लागत मूल्य, परिवहन मूल्य। तो इन दोनों को जोड़कर इसमें से क्या है, घटा दिया जाता है। तो जब आप लागत को उसके परचेजिंग मूल्य से घटा देते हैं तो ये आपका सही आंसर निकलकर आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, वॉन थ्यूनेन के कृषि स्थानांतरित सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो कौन से युग्म सही सम्मिलित है? तो पेटी फर्स्ट, पेटी सेकंड, पेटी फोर, पेटी, तो इन्होंने टोटल 6 पेटियों में, तो टोटल कितना डिवाइड किया था? 6 पेटियों में। जैसे फर्स्ट बेल्ट के अंतर्गत इन्होंने फल, सब्जी, दूध को रखा। दूसरे बेल्ट में वन, जलाऊ, लकड़ी वगैरह को रखा गया, ये दो तो सही है। 3 खेत वस्ता जो है ये आपको शायद 5 वाले में मिलती है, और टिकाऊ खाद्यान्न, गेहूं, राई जो है ये आपको 4 वगैरह में मिलती है। तो ये दोनों आपके सिस्टम मैच नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। ए और बी स्टेटमेंट इसका क्या है, सही है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो ये उन्होंने कहा कि ये किसी भी सिटी का केंद्र भाग होता है, ये आपका एक सेंटर पॉइंट हो गया। तो इन्होंने कहा कि ये किसी भी शहर का क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। तो उस सेंटर पॉइंट के बाहर जो पहला क्षेत्र यहां पर बनेगा, उस सेंटर पॉइंट के बाहर जो पहला क्षेत्र यहां पर बनेगा उसमें क्या है, मार्केट, गार्डनिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि दुग्ध उत्पादन को टारगेट किया जाएगा। फिर जो दूसरा सेक्टर आप देखेंगे तो इसमें आपका फेरोवुड एंड द लंबरिंग प्रोडक्शन को टारगेट किया जाएगा। फिर आपका थर्ड सेक्शन आता है जिसमें ग्रीन क्रॉप्स विद द फैलो लैंड, और फिर जो अगला सेक्शन आता है ग्रीन क्रॉप्स विद द 40%
फैलोलैंड, और ये नो फैलो है, याद रखना, जिसमें कोई भी फैलोलैंड नहीं मिलेगा। और फिर आपका थ्री फील्ड सिस्टम, और उसके बाद आता है लिविंग स्टॉर्म यानी कि ग्राजिंग, ये भी आपका पशुपालन से ही जुड़ा हुआ शब्द होता है। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 और ये आपका आता है 6 वाला सेक्शन। अगला क्वेश्चन क्या, वॉन थ्यूरिन के कृषि मॉडल में किस पेटी में 7 वर्षीय फसल हेर फेर व्यवस्था को अपनाया गया था? तो जॉन 4 के अंदर, क्योंकि जॉन 4 के अंदर अगर आप जाएंगे तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया था जॉन 4 आपका कहां पर, यहां पर लिखा है ग्रीन क्रॉप्स विद द 40% लैंड फैलोलैंड, यानी कि यहां पर क्या किया गया है कि मेन जो हमारी कृषि क्षेत्र है उन क्षेत्रों में 40% एरिया को शामिल किया जाता है, जहां पर कृषि को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया था। 7 प्रकार से फसलों को इन्होंने इस सेक्शन में डिवाइड किया है। अगला है वॉन थ्यूरिन का कृषि आधारित सिद्धांत है। तो आश्चर्यवाद, निश्चितवाद, ये आपका आएगा कि निश्चितवादी और मानसिक मानकीय। जॉन हेनरिच वॉन न्यूमैन ने अपने मॉडल में केंद्रीय शहरों के बाहर दूसरे रिंग में किस कृषि गतिविधि को, तो हम जानते हैं कि पहले रिंग के अंदर इन्होंने पशुपालन को शामिल किया गया था, दूसरे रिंग के अंदर इन्होंने फॉरेस्ट यानी कि वानिकी को शामिल किया था। तो इसमें आपका जो आ जाएगा वो लकड़ी का उत्पादन आ जाएगा, यानी कि सेकंड चर में जो आता है वो उनका लंबर प्रोडक्शन यानी कि वानिकी वाला सेक्शन आता है। ठीक है, ये आपका सेकंड था, ये आपका सेकंड पार्ट है। तो इसमें क्या हो रहा है, फायरवुड एंड लंबरिंग प्रोडक्शन। अगला है वॉन थ्यूरिन द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित कृषि पेटियों को केंद्रीय नगर से परिधि तक व्यवस्थित कीजिए। तो केंद्रीय से अगर हम परिधि तक इसको व्यवस्थित करते हैं तो अभी सारे के सारे बेल्ट आप इसके देख चुके हो। इसमें सही जो आंसर आपका आ जाएगा, तो देखो सबसे जो केंद्र में हमने बताया था कि किसी भी शहर के जो शहर का केंद्र है, तो उस सिटी के केंद्र की ओर जो पहला क्षेत्र हमें मिलता है वो आपको क्या मिलेगा, तो पहले क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा, बागवानी दुग्ध उत्पादन मिलेगा। तो ये बी ऑप्शन पहले आएगा। तो ये दुग्ध उत्पादन के लिए पहला क्षेत्र है। दूसरा जो रिंग आपको मिलता है इसका, तो दूसरे रिंग के अंदर जो हम शामिल करते हैं वो आपका वानिकी को शामिल किया जाता है। तो इसका मतलब बागवानी के बाद जो आएगा, तो पहले में बागवानी दुग्ध उत्पादन आएगा, परत रहित गहन अनाज की खेती या 3 खेत प्रणाली। तो अब इसमें जो वानिकी वाला सिस्टम है ये तो ऑप्शन में नहीं दिया है, अब वानिकी का ऑप्शन में नहीं दिया है, तो वानिकी के बाद क्या आएगा, तो वो आ जाएगा फैलोलेस इंटेंसिव कैरल, यानी कि जो फैलोलैंड के बिना की जो जमीन है उसमें खाद्यान्न फार्मिंग आएगी। तो यानी कि बी आएगा पहले, उसके बाद आएगा ए। फिर आपका जानते हैं कि जो फिफ्थ वाले में है थ्री फार्म सिस्टम मिलता है और लास्ट में एनिमल हस्बेंड्री मिलता है। तो यहाँ पर दुग्ध उत्पादन, यहाँ पर पशुपालन, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। यहाँ पर ग्राजिंग वगैरह को शामिल किया जाता है, तो ये फिफ्थ वगैरह में मिलता है, ये लास्ट में 6 वगैरह में मिलता है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा बी ए सी डी आपका सही आंसर आएगा। क्लियर? तो ये पूरा रिंग आपको मैच करना होता है। हरित क्रांति का लाल मुखौटा संदर्भित करता है। तो पहले तो इसका आंसर ढूंढ लेते हैं। कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से, ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा की घटना से, भूमि की लवणता से। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा की घटना से, क्योंकि जो हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति की जो शुरुआत भारत में हुई उसमें केवल अनाज फसलों को टारगेट किया, यानी कि इसमें केवल अनाज फसल जो थी, यानी कि सबसे पहले इसमें गेहूं और चावल को सबसे ज्यादा टारगेट किया, बाद में ज्वार बाजरा मक्का डाल के किया। और इसमें जो गैर खाद्यान्न थे आपके, खैर खाद्यान्न जो तिलहन और दलहन थे उनको इसमें शामिल नहीं किया, जिसमें एक सामाजिक जो मतभेद है, जो एक अंतरराज्यीय विवाद है, अंतरराज्यीय विभेद हमें देखने को मिलता है, वो हरित क्रांति का एक निगेटिव पॉइंट भी हमें देखने को मिलता है। और ये देखो 2025 में बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया, नए फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता, हरित क्रांति के प्रारंभिक चरण में कौन सी फसल को शामिल नहीं किया गया था? तो गेहूं और चावल इसके प्रारंभिक चरणों में शामिल थे। तो लेकिन अब देखेंगे तो गेहूं चावल पहले शामिल किया गया था, और गेहूं चावल के बाद इन्होंने मोटे अनाजों को भी इसमें शामिल कर लिया। तो गेहूं चावल ज्वार बाजरा मक्का, तो इसमें ज्वार मिलेट्स मोटे अनाज, लेकिन रेशम जो वाणिज्यिक फसलें थी, यानी कि जो गैर खाद्यान्न फसलें हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रक फार्मिंग इज रिलेटेड। तो ट्रक फार्मिंग यूएसए में प्रयोग किया जाने वाला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो साग सब्जियों को, यानी कि सब्जियों की जो फार्मिंग होती है उससे संबंधित है आपका ट्रक फार्मिंग।
अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ रबर। तो रबर का जो प्रोडक्शन है वो दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे ज्यादा मिलता है। हालांकि ब्राजील में अमेजन बेसिन में रबर के बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र मिलते हैं, लेकिन अब जो मेन है वो आपका सबसे बड़ा प्रोडक्शन आपका दक्षिण पूर्व एशिया मिलता है, तो इसलिए हम ब्राजील को यहाँ से हटा सकते हैं। हालांकि ब्राजील में भी रबर का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र मिलता है। अगर आप ब्राजील में जाओगे तो ब्राजील के अंदर भी रबर का बहुत फेमस क्षेत्र है ब्राजील। तो यहां पर आपको मिलेगा पूरे का पूरा ब्राजील का क्षेत्र। तो ये जो ब्राजील कंट्री है, तो इस ब्राजील के अंदर आपको एक रिवर मिलेगी जिसको कहा जाता है अमेजन रिवर, और अमेजन की एक सहायक नदी मिलती है नेग्रो। तो ये नेग्रो और ये अमेजन, तो अमेजन और नेग्रो, क्योंकि अमेजन पूरे का पूरा जो बेसिन क्षेत्र है, ये पूरा अमेजन बेसिन क्षेत्र ही आपका क्या है, इस रबर उत्पादन के लिए फेमस है। तो नेग्रो और अमेजन के कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पर स्थित है मनौस। तो ये जो मनौस क्षेत्र है और इसके मुहाने के पास में एक क्षेत्र है बेलम। तो ये दो क्षेत्र हैं जो रबर के लिए वैश्विक स्तर पर फेमस है। जो मनौस है ये रबर की मार्केट है, यानी कि रबर बाजार के लिए फेमस है। और जब हम बेलम की बात करते हैं तो यानी कि बेलम जो क्षेत्र है ये आप इसके रबर के निर्यात के लिए फेमस है। तो ये रबर के निर्यात का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, और उसमें कुछ घास के मैदान दिए हुए, यानी कि कुछ ग्रास लैंड दिए हुए यहाँ पर। जैसे आप उत्तरी अमेरिका में जाएंगे तो प्रेरीज के ग्रास लैंड मिल जाते हैं, जो आपको विश्व की टोकरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। प्रेरीज ग्रास लैंड यूएसए के बेल्ट में आपको मिलेंगे। दक्षिणी अमेरिका में जाएंगे तो आपको पंपास यानी कि अर्जेंटीना के अंदर मिल जाएगा। अफ्रीका में जाएंगे तो आपको वेल्ड मिल जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो डाउन्स मिल जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन है हमारा वो 3 और 4 से स्टार्ट होगा और 1 और 2 पर खत्म हो जाएगा। तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 आपका ऑप्शन कहां दिया हुआ बेटा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक, सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। अगला जो 33 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा प्रदेश संसार के ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। तो 33 क्वेश्चन का आंसर जो है, इसको ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। तो यही जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं जिसमें प्रेरीज वगैरह के घास आते हैं, तो इनको शीतोष्ण घास के मैदानों को ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग आर द टेम्परेट ग्रास। तो कौन कौन से टेम्परेट ग्रासलैंड के पार्ट आते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो कंपोज और लानोस मिलते हैं, ये आप अगर आप ब्राजील, अमेरिका, साउथ अमेरिका में ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। अगर साउथ अमेरिका में जाएंगे तो साउथ अमेरिका में यहाँ पर आपको वेनेजुएला वगैरह में एक नदी मिलेगी जिसको ओरिनिको के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी नदी मिलती है, ओरिनिको नदी। और इसी ओरिनिको नदी से जो संबंधित ग्रासलैंड है उनको लानोस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, लानोस का ग्रासलैंड मिलेगा। इसके अलावा लानोस आपको मिल गया। अगर इसी के नीचे ब्राजील में जाते हैं तो यहाँ पर आपको कैंपोज के मैदान भी मिलते हैं। और इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो यहीं पर अर्जेंटीना में आपको पंपास के मैदान में मिलते हैं या पंपाज मिलता है। तो ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगे, और विषुवत रेखा लगभग आपके यहाँ से गुजर जाती है। तो ये कुछ विषुवत रेखा के ऊपर है और कुछ विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है। अब डाउन्स जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा, तो कैंपोज और लानोस जो है ये आपके, सॉरी, डाउन्स और जो पंपास है ये आपके आ जाएंगे किसके अंतर्गत, आपके समशीतोष्ण घास के मैदान। तो ये शीतोष्ण की कैटेगरी में आते हैं, ये आपके उष्ण या समशीतोष्ण की कैटेगरी में आएंगे डाउन्स और पेम्पोज। तो यहाँ पर हम आंसर जो सही लगाएंगे वो आपका बेटा क्या आ जाएगा, तो 3 और 4 आंसर ये दोनों आपके कहाँ आ जाएंगे, डाउन्स और पंपास। तो ये समशीतोष्ण घास के मैदानों में आएंगे। ठीक है ना। तो डाउन्स, पंपाज, वेल्ड, प्रेरी समशीतोष्ण घास के मैदान है, जबकि सवाना, लानोस, कंपोज ये है उष्ण के घास के मैदान है। ठीक है, ये किसमें आते हैं, उष्ण घास के मैदानों के अंतर्गत आते हैं।
विच कंट्री इज द इम्पोर्टेंट इन कॉफी प्रोडक्शन, तो कॉफी प्रोडक्शन यानी इसमें किस देश का नाम अच्छे से मिलेगा, तो इंडोनेशिया दिया है, मलेशिया दिया है। वैसे कॉफी में ब्राजील का भी एक महत्वपूर्ण स्थान आता है, ब्राजील का भी महत्वपूर्ण स्थान आता है कॉफी के अंदर, अभी हम पढ़ेंगे। तो लेकिन अभी हाल फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो वियतनाम आप आंसर लगाओगे। ये पूरा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को रीड करना है कि कहां पर क्या है, ये आपके लिए सिर्फ पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलता है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। विच पेयर इज ग्रासलैंड बिलोंग द सेम कैटेगरी, तो कौन सा सेम कैटेगरी से संबंधित है, स्वाना प्रेरीज, ठीक है ना, और स्टेपी स्वाना। तो देखोगे एक क्वेश्चन आ रहा है, एक शीतोष्ण आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है, एक शीतोष्ण आ रहा है, तो स्वाना और कंपोज ये एक ही कैटेगरी से संबंधित है। तो स्वाना और कंपोज दोनों ही क्या है, उष्ण कैटेगरी से संबंधित है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे प्रेरीज, डाउन्स, वेल्ड, पुस्ताज, स्टेपी, कैंटरबरी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये शीतोष्ण के मैदान हैं। ये कैसे हैं, शीतोष्ण, यानी कि प्रेरीज उत्तरी अमेरिका के अंदर, डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के, पुस्ताज हंगरी के अंदर, स्टेपीज मध्य यूरेशिया के अंदर, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में मिलेगा। इसके अलावा सवाना की बात की जाए, कंपोज की बात की जाए, सेलवास की बात की जाए, तो सवाना, कंपोज, सेलवास ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में आते हैं। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इनकरेक्ट अबाउट द एग्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो एग्री इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि जब कृषि क्षेत्रों के अंतर्गत औद्योगिक गतिविधियां शामिल होती है तो उनको हम एग्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जानते हैं। पहला है बड़े फार्मों की जरूरत होगी, ये भी बिल्कुल सही है। प्रति इकाई उत्पादन में क्रम श्रम बल लगता है, ठीक है। सेमी सूर्यवंश प्रबंधन, ये थोड़ा सा आपका ऑप्शन में गड़बड़ है, इसको अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का कम प्रयोग, देखो ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली क्या होगा कि जब भी हम मॉडर्न फार्मिंग का या एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा प्रयोग ही किसका किया जाता है, रसायनों और कीटनाशकों का किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन सही। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन जो गलत है वो हमने फाइंड आउट कर लिया कि इसमें गलत क्या हो सकता है। विच इकोसिस्टम इज कॉल्ड द लैंड ऑफ बिग गेम, तो किसको बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है, तो आपके जो सवाना प्रदेश हैं उनको क्या है, नहीं इसमें सवाना नहीं आएगा आंसर, तो इसमें आप नहीं सवाना ही लगा लो। तो बड़े प्रदेशों की भूमि है वो किसको, जो शिकारियों की भूमि है वो सवाना को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल्स इन द प्लांटेसियस प्लेटूज, तो प्लेटूज के अंदर यानी कि पठारी क्षेत्रों के अंतर्गत प्रमुख व्यवसाय क्या होता है, तो इसमें कृषि मत्स्य पालन तो होगा नहीं, कृषि प्रमुख व्यवसाय होगा नहीं, पशुपालन या खनन, तो इसमें माइनिंग या पशुपालन दोनों में से हम आंसर यूज कर सकते हैं। तो अगर अब क्वेश्चन हमारा जो कृषि से संबंधित है, अब क्वेश्चन हमारा सेक्टर कृषि का है, तो हम इसमें पशुपालन को ज्यादा प्राथमिकता देंगे। तो पठारी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, कृषि कम होती है, पशुपालन ज्यादा होता है। वैसे माइनिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। द्रक्षाक्ष कृषि क्या है, यानी कि वल्टी जो तो ये आपका ग्रेप्स से संबंधित है, अंगूरों की कृषि से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, अंगूर क्रॉपिंग से आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है रूस के ग्रामीण अधिवास फार्म को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द रूरल सेटलमेंट इन रशिया इज कॉल्ड, तो यहाँ पर जो सोवखोज है ये शब्द यूज किया जाता है रशिया की जो आपकी फार्मिंग है उसके लिए। तो रूस के ग्रामीण अधिवास यानी कि सामूहिक फार्मों को सोवखोज कहते हैं। यह कृषि राज्य द्वारा निर्मित होती है, ये एक प्रकार की सहकारी कृषि का ही पार्ट होता है, जो हमने इसको पढ़ा था इजराइल के अंदर भी, जिसको किप्तजन के नाम से जाना जाता है। इसका एक नाम और पढ़ा था हमने। विश्व में धान उत्पादन देशों के समूहों का आरोही क्रम क्या है, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा धान उत्पादन कहां पर होता है, तो धान उत्पादन में चीन का नाम या भारत का नाम प्रमुखता आएगा, तो यहाँ भारत चीन चीन दिया हुआ, तो ये पहला चीन का आ जाएगा, फिर भारत लगा सकते हो। तो भारत, चीन, इंडोनेशिया, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका गेहूं उत्पादन के सबसे बड़े देश माने जाते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा सा देख लो, चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये 5 क्षेत्र याद रखेंगे। और टेम्परेचर आपको क्या होता है, रबी की फसल है तो कम टेम्परेचर की ही जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए बुवाई के समय।
विच फीचर्स इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो इंटेंसिव एक होता है प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। तो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है केवल खाद्यान्न का उत्पादन जीवन निर्वहन के उद्देश्य से किया जाए। लेकिन जब हम इसमें गहन कृषि की बात करते हैं तो गहन कृषि में टारगेट किया जाता है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। और उसके बाद आती है आपकी कमर्शियल फार्मिंग जिसमें आपकी बाजार उन्मुख कृषि की जाती है। तो इसका जो टारगेट होता है वो अधिक उपज दर पर होता है, यानी कि हाई यील्ड पर यूनिट ऑफ एरिया। तो ज्यादा से ज्यादा पर यूनिट में प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखेंगे, फजेडा क्या है। तो जो कॉफी के उत्पादन है ब्राजील के अंदर, याद रखना अगर हम ब्राजील की बात करेंगे तो ब्राजील आपको कहां मिलेगा, तो साउथ अमेरिका के अंदर जाएंगे तो साउथ अमेरिका के अंदर आपको तो ये ब्राजील का क्षेत्र हो गया पूरे का पूरा। तो ब्राजील के अंदर जाएंगे तो ब्राजील में कुछ शहर आपको महत्वपूर्ण मिलेंगे। जैसे एक शहर यहां पर मिलता है ब्राजील के अंदर जिसको कहा जाता है साओ पालो। तो इस शहर को किस नाम से जाना जाता है, इस शहर को कहा जाता है साओ पालो। तो एक साओ पालो शहर याद रखना ब्राजील का, ये मैं पूरा ब्राजील ही करा दे रहा हूँ। इसके अलावा ब्राजील में एक शहर और देखेंगे तो इसके बंदरगाह के पास में एक शहर मिलेगा जिसको कहा जाता है सेंटोस। तो यहाँ पर एक शहर मिलेगा जिसको क्या कहा जाता है, सेंटोस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक शहर मिलता है जिसको इटावेरा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मिलने वाले शहर को क्या कहा जाता है, इटावेरा कहा जाता है। ये बहुत बड़े शहर हैं आपके। और यहाँ पर एक शहर मिलता है जिसको रेसिफी के नाम से जाना जाता है, रेसिफे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर नीचे सेल्वाडोर वगैरह और भी देश मिल जाएंगे, ब्राजीलिया यहीं पर इसकी कैपिटल मिल जाएगी। यहाँ पर एक शहर मिलेगा जिसको मनोस कहा जाता है और यहाँ पर एक शहर मिलेगा जिसको बेलम के नाम से जाना जाता है। अब ये पूरे के पूरे जो शहर हैं अगर हम बात करेंगे, अगर हम मनोस की बात करते हैं तो ये हम पढ़ चुके थे कि ये रबर मार्केट है। ये बहुत बड़ी क्या है, एक रबर की मार्केट है। अगर हम बेलेम की बात करेंगे तो ये हम जान चुके थे कि ये रबर के निर्यात का यानी कि एक रबर पोर्ट है, बंदरगाह है रबर का। और अगर हम रेसिपी की बात करेंगे तो ये गन्ना उत्पादन के लिए फेमस है या चीनी के लिए फेमस है। इटावेरा आपका एक आयरन ओर के लिए फेमस है। सेंटोस आपका कॉफी पोर्ट के लिए फेमस है तो इसको कॉफी पोर्ट कहा जाता है। और साओ पालो इसकी कॉफी मार्केट है। और इसके साथ साथ साओ पालो को मैनचेस्टर भी बोला जाता है। मैनचेस्टर का मतलब है यहाँ पर वस्त्र उद्योग का भी यानी कि सूती वस्त्र उद्योग का भी एक अच्छा उत्पादन हमें देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर और जो क्वेश्चन था कि जो कॉफी के यहाँ पर बागान होते हैं तो यहाँ पर जो कॉफी का जो बेल्ट है पूरे का पूरा, इन्हीं कॉफी के बागानों को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, फजेडा के नाम से। तो ब्राजील के अंदर ही कॉफी के बागानों को हम किस नाम से जानते हैं, फजेडा के नाम से जानते हैं। हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोकोनट ऑयल इन द साउथ ईस्ट एशिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया में नारियल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में नारियल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, कंबोडिया, मलेशिया, लाओस या फिलीपींस। तो सबसे ज्यादा नारियल तेल कहां होता है, दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर, फिलीपींस देश के अंदर होता है। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, विच कंट्रीज प्रोड्यूस द हाईएस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड। तो कौन सा देश है सबसे ज्यादा कॉटन का उत्पादन करता है, तो इसमें देखेंगे तो आप भारत आंसर लगा सकते हैं, इंडिया आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो विश्व में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश भारत है। भारत का कपास का जन्मदाता तक इसको कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ छोटी कपास मिलती है। लंबे रेशे वाली कपास है वो अमेरिका वगैरह में ज्यादा मिलती है। ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा देखो जरा। तो मध्य रेशे वाली कपास की लंबाई 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर कम होती है, इसलिए इसकी कृषि मेक्सिको, पेरू, पूर्वी अफ्रीका देशों में की जाती है, भारत में भी की जाती है। अब नवीनतम गणना के कारण विश्व में कपास का उत्पादन भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। Which branch of agriculture deals with the cultivation of flowers, vegetations and the ornamentals plantation। तो जहां पर शाखा फूलों, सब्जियों, सजावटी पौधों की खेती की जाती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बागवानी कह सकते हैं। तो उसको क्या बोल सकते हैं, बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर कह सकते हैं।
ये आपका हॉर्टिकल्चर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिसेस इन द सेंट्रल चिली। तो यहां पर देखेंगे तो मैं बता चुका था कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु है, तो जब आप भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करते हैं, तो ये जलवायु को पढ़ने के दो तरीके हैं। तो एक तो विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं, विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं, तो ज्यादातर महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ये आपको मिल जाती है। तो महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ये आपको मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखें तो नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट में कैलिफोर्निया में इस तरीके की जलवायु आपको मिलती है। साउथ अमेरिका में जाएंगे तो जो चिली वाला बेल्ट है वहां पर आपको ये जलवायु मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में जाएंगे तो पर्थ वगैरह का जो बेल्ट है वहां पर मिल जाएगी। अफ्रीका में जाएंगे तो साउथ वेस्ट में जो आपका साउथ अफ्रीका है वहां पर आपको ये जलवायु मिल जाती है। दूसरा इसको याद रखने का तरीका होता है कि जो भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर से लगे देशों में ये जलवायु आपको मिल जाती है। यानी कि जो भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर की जो उत्तरी भाग है, यानी कि यहाँ दक्षिण में तो जो यूरोप है, तो यूरोप का दक्षिण, यहाँ पर जाएंगे तो एशिया का वेस्ट, और यहाँ पर जाएंगे तो आपका अफ्रीका का, तो यहाँ पर जाएंगे तो अफ्रीका के नॉर्थ में आपको क्या मिलती है, भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा भूमध्य सागरीय जलवायु। तो ये तरीका होता है भूमध्य सागरीय। पूरी भूमध्य सागरीय जलवायु आप जानते हैं खट्टे फलों के लिए फेमस है और शीत ऋतु में जहाँ वर्षा होती है। बियर और विस्की के उत्पादन में कौन सी फसल का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो किसका होता है, जौ का। तो जौ फसल का यूज सबसे ज्यादा किसमें किया जाता है, बियर वगैरह विस्की वगैरह बनाने में किया जाता है। अगला है, गेहूं को अच्छी खेती के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है। तो गेहूं की अगर हम बात करेंगे तो पहली तो आपको ये याद रखना है कि गेहूं किस सीजन में बोया जाता है। तो गेहूं आपकी प्रमुख एक रबी की फसल है। गेहूं क्या है, एक प्रमुख आपकी रबी फसल है। और इस रबी फसल की अगर हम बात करेंगे तो इसकी बुवाई और कटाई, तो बुवाई और कटाई की अगर हम बात करेंगे, और बुवाई इसकी लगभग कब होती है, तो अक्टूबर नवंबर में इसकी क्या होती है, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुवाई हो जाती है। और कटाई की अगर हम बात करेंगे तो कटाई आपकी मार्च अप्रैल में लगभग इसकी क्या है, कटाई स्टार्ट हो जाती है। रबी की फसल, इसका मतलब है कि रबी की फसल आ रही तो ये सर्दियों में आएगी। ये सर्दियों के अंदर आपको ये फसल मिलेगी और ये वर्ष सिंचाई पर आधारित फसल होती है। ये किस पर आधारित होती है, सिंचाई पर आधारित फसल होती है, यानी कि ये वर्षा पर आधारित फसल नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कोटेशन में, तो इसका मतलब है कि जब बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में, उस समय भी तापमान थोड़ा सा क्या होता है, गर्म होता है, थोड़ा सा ठंडा भी होता है। यानी कि दिन का तापमान थोड़ा ठंडा रहेगा, रात का तापमान गर्म रहेगा, रात का तापमान ठंडा हो जाएगा। और जब कटाई की जाती है उस समय भी तापमान आप देखेंगे मार्च अप्रैल में गर्म हो जाता है। यानी कि बीच का जो फ्रैक्शन है पूरे का पूरा ठंड का क्षेत्र होता है। तो इसके लिए मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा, ठीक है ना। तो मध्यम वर्षा यानी कि कम वर्षा में ये फसल होती है। और ये पूरा फसल उस पर आधारित ही नहीं, ये पूरी फसल ही किस पर आधारित होती है, तो इसको 10 से 15 डिग्री, बढ़ते समय 15 डिग्री और पकते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत पड़ती है। गुड़ या खंड क्या है, तो गुड़ खंड क्या होता है कि जो गन्ना है, तो गन्ने को तीन तरीके से यूज किया जाता है। गन्ने से आप शक्कर बनाते हैं, गन्ने से आप गुड़ बनाते हैं। लेकिन खंड क्या होता है, तो गुड़ और शक्कर दोनों के बीच का जो रास्ता है उसको खंड के नाम से जाना जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, खंड कहा जाता है। तो गुड़ और शक्कर के बीच का रास्ता, यानी कि ये गुड़ की देखने में गुड़ की तरह होते और इसके दाने शक्कर की तरह होते, उसको बोलते हैं खंड। तो गन्ने से प्राप्त होने वाली काले भूरे रंग की क्या होती है, चाशनी से बनी हुई छोटी छोटे कणदार होती है, जैसे शक्कर होती है, तो उसको बोलते हैं खंड। अगला है, विच प्लांट कंटेन ऑफ द स्टिमुलस ऑफ द थीन, तो किस पौधे में थीन एक उत्तेजक पदार्थ होता है। तो यानी कि नशे में जो यूज किया जाता है, जैसे कभी सिर दर्द करता है, तलब सी लगती है ना चाय पीने की, तो वो उसी के कारण होती है, क्योंकि उसमें थीन नामक नशा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाजरे की खेती के लिए वर्षा की आवश्यक सीमा कितनी होती है। तो बाजरा जानते हैं कि एक सबसे शुष्क फसल मानी जाती है।
सबसे ज्वार बाजरा शुष्क फसलों के अंतर्गत आते हैं, मोटे अनाज में आते हैं। तो सबसे कम वर्षा आपको यहाँ पर 70 से 92, 40 से तो 50 सेंटीमीटर तक आप लगा सकते हो। तो सी आंसर 50-75 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए क्या है, सफिशियंट हो जाती है। अगला ऑप्शन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सुटेबल टेम्परेचर रेंज ऑफ द शुगर केन ग्रोथ। तो शुगर केन के लिए आपको कितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो शुगर केन की अगर हम बात करें तो गन्ना जो फसल है ये भी आपका एक सिंचाई पर आधारित फसल है, सिंचाई पर आधारित फसल है, क्योंकि इसमें भी सिंचाई की ज्यादा जरूरत पड़ती है, पानी ज्यादा लगता है। दूसरा, इसकी जब बुवाई होती है तो वो खरीफ सीजन में ही होती है, जब भी इसकी बुवाई होगी वो खरीफ सीजन के अंतर्गत ही होगी। और टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा जरूरत होती है, यानी कि 21 डिग्री से 27 डिग्री टेम्परेचर तक आप इसको लगा सकते हैं। अगला है मक्के की खेती के लिए उपयुक्त ग्रीष्मकालीन तापमान किस सीमा के बीच होना चाहिए। तो मक्के की खेती की अगर हम बात करेंगे तो मक्के की खेती रबी में भी बोई जाती है, खरीफ में भी बोई जाती है। तो भारत के कुछ राज्यों में ये खरीफ में यानी कि सर्दी में, कुछ राज्यों में रबी में यानी कि गर्मी में बोई जाती है। तो रबी की बात हो रही है या सॉरी गर्मी की बात हो रही है, तो 18 से 27 डिग्री का टेम्परेचर आपका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आइलैंड इज नॉट नॉन फॉर स्पेसिस। तो कौन सा क्षेत्र मसालों के लिए नहीं जाना जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो जंजीबार, ग्रेनाडा की अगर हम बात करेंगे तो ये ग्रेनाडा आपको कहाँ मिलेगा। तो ये ग्रेनाडा आपको जो कैरिबियन देश हैं, जो कैरिबियन देश हैं, तो कैरिबियन देशों के अंदर, कैरिबियन देश में जाएंगे तो जो लेजर एंटलीज के पार्ट हैं, लेजर एंटलीज के जो पार्ट हैं उनमें आता है आपका ग्रेनाडा। जंजीबार की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर मिलेगा। और माल्टा आपका भूमध्य सागर का एक छोटा सा द्वीप है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा मालदीव। तो बाकी सब में आपको मसाले मिल जाते हैं, मालदीव मसालों के लिए फेमस नहीं। अगर हम पेम्बा जंजीबार की बात करेंगे तो ये कहाँ मिलता है, तो इसको ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो अफ्रीका के इस साइड जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर एक देश मिलता है जिसको कहा जाता है तंजानिया। तंजानिया के बगल में यहाँ पर दो छोटे छोटे द्वीप हैं, एक का नाम है पेम्बा और एक का नाम मिलता है जंजीबार। तो पेम्बा और जंजीबार आपको दो द्वीप मिलते हैं जो मसालों में लौंग उत्पादन के लिए फेमस है। लौंग यानी कि मसाले वाली जो लौंग आती है, इसलिए इनको लौंग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और तंजानिया में यहाँ पर एक बंदरगाह मिलेगा दार अस सलाम। तो दार अस सलाम इस लौंग के निर्यात का सबसे बड़ा बंदरगाह है। विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप हैज लो इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटिव टू इट्स टोटल प्रोडक्शन। कौन सी फसल अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कुल उत्पादन की दृष्टि से कम है। चाय, कॉफी, रबड़, गेहूं। तो राइस की अगर हम बात करेंगे तो राइस भारत में एक बहुत बड़ी खाद्यान्न फसल, पूरे साउथ इंडिया में जाएंगे, उसके अलावा पूरा नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, और बहुत सारी सेंट्रल स्टेट में जैसे छत्तीसगढ़ तक आप देखेंगे तो इन सारी स्टेट में नॉर्थ इंडिया को छोड़कर लगभग भारत में चावल खाया जाता है। तो चावल सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स इज ग्रो इन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कंट्री। तो कौन सी फसल है जो विश्व में अधिकांश देशों में बोई जाती है। तो वो आपकी कौन सी फसल है, मक्के की फसल। तो मक्का वर्ल्ड में, क्योंकि ये रबी, खरीफ, जायद, तो ये सभी मौसम में लगभग बोया जाता है। तो मक्के की अगर हम बात करेंगे तो ये रबी सीजन में भी बोया जाता है, खरीफ सीजन में भी बोया जाता है, और इसको जायद सीजन के अंदर भी बोया जाता है। तो ये इसलिए सबसे बड़ी फसल मानी जाती है वैश्विक स्तर पर। अगला है कंसीडर द फ्लोइंग इंडियन क्रॉप्स। भारत की फसलों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी वर्षा सिंचित फसलें हैं। यानी कि दो तरीके की जब हम फसल में बात करते हैं तो फसल में जब सिंचाई होती है, तो जब फसल में सिंचाई की जाती है तो ये सिंचाई दो तरीके से की जाती है। एक होता है वर्षा आधारित, ठीक है ना, एक होती है वर्षा पर आधारित, पूरी तरीके से जो वर्षा पर आधारित होती है, और एक होती है सिंचाई पर आधारित। तो कुछ फसलें हैं जो फसल सिंचाई जो है फसलों की वो वर्षा पर आधारित होती है। और याद रखना एक सिंपल तरीका इसका, कि जो भारत में अगर स्पेशली बात करें जो खरीफ में फसल बोई जाती है,
तो खरीफ की जो फसल है वो ज्यादातर वर्षा पर आधारित होती हैं और रबी की जो फसल है वो ज्यादातर सिंचाई पर आधारित होती है। जैसे कुछ फसलों की बात करें यहाँ पर, जैसे चावल है, तो चावल खरीफ फसल में बोया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप चावल के बाद बात करें तो मक्का है, मक्का दोनों में बोलिया जाता है, मक्का है, आपका ज्वार हो गया, मक्का हो गया, ठीक है ना, बाजरा हो गया, मूंगफली है, तो ये सब क्या है, आपका सोयाबीन हो गया, ये सब आपका कब बोई जाती है, रबी सॉरी खरीफ के सीजन में। रबी में जाएंगे तो इसमें जो मुख्य फसल है उसमें आपको मुख्य फसल में गेहूं मिल जाएगा, इसके अलावा आपको यहाँ पर सरसों का उत्पादन अच्छा मिलता है और चना मिलता है, तो ये आपकी इस रबी में आती है। तो इन फसलों को बोला जाता है सिंचित फसलें, यानी कि सिंचाई पर आधारित फसलें, और ये होती है वर्षा पर आधारित फसलें। हालांकि चावल आपका वर्षा और सिंचाई दोनों पर आधारित होता है, लेकिन यहाँ पर आपका चना दिया हुआ, गेहूं दिया हुआ, बाजरा दिया हुआ। तो चने की अगर हम बात करेंगे तो इसकी जगह ग्राम लिख लेना। तो चना और गेहूं दोनों ही आप जानते हैं रबी की फसल है, और रबी की फसल में किसकी जरूरत पड़ती है, सिंचाई की जरूरत पड़ती है। बाजरा में अभी आपको बता चुका हूं कि जो बाजरा है ये खरीफ की फसल है, तो ये खरीफ की फसल है, यहाँ पर सिंचाई की जरूरत नहीं है, यानी कि ये वर्षा पर आधारित है। तो कौन सी फसलों पर विचार कीजिए, कौन सी वर्षा सिंचित फसलें हैं, तो केवल 3 आएगा। तो आंसर जो लगाना पड़ेगा हमें, क्या लगाना पड़ेगा, केवल 3 आंसर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाजरा ही केवल वर्षा पर आधारित फसल है, चना और गेहूं एक तरीके से रबी फसल है जो सिंचाई पर आधारित होती है। अल्फा अल्फा क्या है, तो अल्फा अल्फा एक प्रकार की क्या है, घास है। तो जब आप साउथ अमेरिका में जाते हैं तो साउथ अमेरिका के अंदर अगर आप जाएंगे, साउथ अमेरिका के अंदर यहां पर एक जो देश मिलेगा वो है अर्जेंटीना। तो इस अर्जेंटीना के अंदर जाएंगे तो ये पूरे का पूरा जो अर्जेंटीना देश है, यहाँ पर ये अर्जेंटीना में एक घास क्षेत्र पाया जाता है जिसको कहा जाता है पंपास। तो अर्जेंटीना में किसके क्षेत्र पाए जाते हैं, पंपास ग्रास पाई जाती है, जो पशुपालन दुग्ध उत्पादन में काफी सहयोग प्रदान करती है। तो इसी पंपास में जो घास पाई जाती है एक प्रजाति है, उसी को अल्फा अल्फा के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। और ये पूरा का पूरा गेहूं के लिए काफी फेमस है, ये क्षेत्र गेहूं उत्पादन के लिए और पशुपालन के लिए काफी ज्यादा फेमस। तो अल्फा अल्फा एक प्रकार की पंपास क्षेत्र में पाई जाने वाली घास। किस फसल के लिए काली मिट्टी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो जानते हैं कि कपास जो है इसको कॉटन सॉइल भी बोल दिया जाता है, तो ब्लैक सॉइल को तो डायरेक्टली नाम ही क्या दिया जाता है, कॉटन सॉइल की संज्ञा दी जाती है। तो ये कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है कॉटन सॉइल आपकी। और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, वहां स्थान जहां 200 सेंटीमीटर तापमान 25 सेंटीमीटर भूमि ढलान हो किस खेती के लिए उपयुक्त होती है। देखो, तो पहली चीज है कि वर्षा ज्यादा हो रही है, वर्षा ज्यादा है, तापमान भी क्या है, तो तापमान भी लगभग 25 है, और भूमि ढाल वाली है, यानी कि एक पर्वतीय क्षेत्र है। तो ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में आप किस फसल का चयन करेंगे, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दलहन तो हम करेंगे नहीं, यहाँ पर दलहन तो यहाँ की नहीं जाएगी, तो क्या है के लिए उपयुक्त है, तो ये कॉफी या चाय, तो इसमें आप चाय आंसर लगा सकते हैं। वैसे कॉफी के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, तो इसमें आप चाय या कॉफी में से तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो चाय या कॉफी। तो इसमें आप चाहो तो दलहन तो लगाएंगे नहीं, आप कॉफी ज्यादा कर लेना, इसमें आप कॉफी कर लेना, क्योंकि चाय और कॉफी, कॉफी ज्यादा, क्योंकि इसको वाटर लविंग प्लांट बोला जाता है, वाटर लविंग प्लांट। हालांकि दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, चाय भी हो सकता है, कॉफी भी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे पौधे हैं जिनको पानी ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन ये अपनी जड़ों में ज्यादा पानी होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जड़ें गलना स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए ढाल वाले क्षेत्र में अगर लगाया जाएगा तो बरसात अगर ज्यादा होती है तो पानी में हमेशा नमी बनी रहेगी, और नमी बनी रहने के कारण ये अच्छी ग्रो करते हैं, और यहाँ पर कभी भी कीचड़ नहीं होता, यानी कि जल भराव की समस्या नहीं होती। इसलिए आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट असम वगैरह में सबसे ज्यादा चाय और कॉफी का उत्पादन किया जाता है, तो चाय भी इसका सही आंसर हो सकता है। तो ये इस तरीके से बेटा आज आपका पूरे का पूरा जो कृषि वाला चैप्टर था, तो आर्थिक भूगोल का पहला भाग था, जिसके अंतर्गत हम पूरा आपके प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीयक और चतुर्थ क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके थे, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन पढ़ चुके थे। दूसरे पार्ट के अंदर हमने पूरा एग्रीकल्चर वाला सेक्शन आपको कंप्लीट करा दिया है। अब इसमें हम उद्योग और परिवहन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री एंड
आपका ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद एक टॉपिक आएगा प्रायोगिक भूगोल का, उसके बाद ये आपका सॉरी एडजस्टमेंट वाला जो पार्ट है वो आएगा। तो उसके बाद ये पूरे का पूरा आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।